हम कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में अपने कि वेस्टर्न फिलोसफी में हमें किन किन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को पढ़ना होता है। तो हम आधुनिक पाश्चात्य दर्शन मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी की बात कर रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि दोनों में अंतर क्या है। तो मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी का एक स्कूल ऑफ फिलोसोफर ये एक्सेप्ट करता है, अज्यूम करता है और अपनी थ्योरी देता है कि जन्म के समय ही हमारे मन में सारा या हमारी बुद्धि में सारा ज्ञान समाहित होता है, यानी कि हम कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं इस दुनिया में। ये बुद्धिवाद मानता है और इसका एग्जाम्पल वो एक तरीके से देता है। मैंने एग्जाम्पल आपको 2 के टेबल का दिया था, वो मेरा अपना क्रिएशन है। एक जो फेमस एग्जाम्पल है फिलोसोफर्स का इसमें, वो कहते हैं कि मकड़ी के जाले को देखिए, वो जाला जो है वो मकड़ी के अंदर से निकलता है, मकड़ी बाहर से कुछ नहीं लेती है, खुद ही अपने अंदर से जाला निकालती रहती है, नेट निकालती रहती है। तो स्पाइडर के अंदर ही है वो, है ना, वो समय आने पर जाला ढूंढ रही है, निकाल रही है अपने अंदर से। वैसे ही जब हम पैदा होते हैं तो सारा नॉलेज हमारे अंदर ही रहता है, बाहर से कुछ नया नहीं सीखते। अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म की बात करें तो इस विचारधारा को मानने वाले दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि जो ज्ञान होता है, हमें जो भी नॉलेज मिलता है वो अनुभव के थ्रू होता है, ठीक है, वो हम एक्सपीरियंस के थ्रू लेते हैं। मतलब हमें जो भी ज्ञान मिलता है वो एक्सपीरियंस से मिलता है। और यहाँ वो कहते हैं कि जन्म के समय, ये दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे की विरोधी हैं। ये कहता है कि जन्म के समय हमारा मन टेबुला रासा होता है। टेबुला रासा इन्होंने एक शब्द दिया था, इसका तात्पर्य था साफ स्लेट, खाली कमरा या कोरा कागज, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इनका कहना है कि जन्म के समय हमारा जो मन होता है वो एक साफ स्लेट होता है, उसमें कुछ भी नहीं अंकित होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि अच्छा, तो फिर हमें नॉलेज कैसे मिलता है? तो वो कहते हैं कि हमें अनुभव के थ्रू हमें ज्ञान जो मिलता है वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू धीरे धीरे लाइफ में हम ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो ये बुद्धिवाद है, बुद्धिवाद में हम जो प्रमुख दार्शनिक हैं उनको बता दे रहे हैं। तो इसमें है डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज, ठीक है। डेकार्ट, स्पिनोजा एंड लाइबनिज ये बुद्धिवादी दार्शनिक हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। और अनुभववादी दार्शनिक में हमको पढ़ना होता है जॉन लॉक, बर्कले और यूंग। लॉक, बर्कले और यूंग अनुभववादी दार्शनिक है जिन्हें हमें पढ़ना होता है। इस सब के बाद चूंकि ये दो अलग अलग विचारधाराएं आ जाती है वेस्टर्न फिलोसफी में, एक होता है बुद्धिवाद, एक होता है अनुभववाद। आगे चल के इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय करता है एक दार्शनिक और वो है कांट। यानी कि कांट ने अनुभववाद से कुछ चीजें ली। देखो, हर सिद्धांत में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि कमियां होती हैं। तो कांट महोदय को लगा कि अनुभववाद में ये कमी है और ये खूबी है, तो उन्होंने खूबी को ले लिया। बुद्धिवाद में उन्हें लगा कि ये कमी है, ये खूबी है, तो उन्होंने खूबी को ले लिया और एक नया सिद्धांत बना दिया जिसको हम कहते हैं समन्वयवादी सिद्धांत। और इसके लिए हम कांट को इसका श्रेय देते हैं। इसमें आगे हम हीगेल, मार्क्स वगैरह को पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एथिक्स की, तो
एथिक्स की जब बात करते हैं तो एथिक्स या एथिका शब्द को हम विश्लेषित करना यहाँ पे जरूरी समझेंगे। आप देखिए, जब हम एथिक्स की बात करेंगे तो एथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति होती है एथिका वर्ड। एथिका शब्द का मतलब होता है रीति रिवाज, आदत या जो चलन होता है उस समय की। तो ये इसको आदत या रीति रिवाज कहते हैं। एथिक्स में बेसिकली नीति शास्त्र जो होता है हमारे वॉलेंट्री एक्शन से रिलेटेड, यानी कि एथिक्स का विषय क्षेत्र हमारे वॉलेंट्री एक्शन है, हमारे ऐच्छिक कर्म है। आपको पता होगा ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्म क्या होते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ये हमारा अनैच्छिक कर्म है, ये वॉलेंट्री एक्शन नहीं है। मतलब हम अगर हमें वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हम सोच के करते हैं। जैसे मैं अपना हाथ मैं लिख रही हूँ तो ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन अगर मैं सांस ले रही हूँ तो ये वॉलेंट्री एक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉलेंट्री एक्शन हम चाहे तो रोक भी सकते हैं, तो मैं लिखना बंद कर सकती हूँ। और सांस लेना मुझे पता भी नहीं होता है और मैं सांस ले रही होती हूँ, तो ये एक वॉलेंट्री एक्शन कहलाता है। तो एथिक्स का जो विषय क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो हमारा वॉलेंट्री एक्शन होता है। ये हमारे ऐच्छिक कर्मों पे अपना निर्णय देता है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, और आप कह सकते हैं कि वैल्यूज क्या होते हैं, सद्गुण क्या होते हैं, इन सब के विषय में हम एथिक्स में पढ़ते हैं। एथिक्स का भी एक पार्ट होता है मेटा एथिक्स, या उसको हम कह सकते हैं अधिनीति शास्त्र। अधिनीति शास्त्र या मेटा एथिक्स में हम नॉर्मली शब्दों के उचित अनुचित जो शब्द है, इन शब्दों के अर्थ पर बात करते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, वैल्यू, इन सब चीजों के अर्थ या मीनिंग पे हम डिस्कशन करते हैं। एथिक्स को अगर हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में लें तो आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में आप देखिए, एक संस्था है पेटा, जो कि एनिमल्स के सुरक्षा और उनके राइट्स के बारे में बात करती है। ऐसी ही ढेर सारी संस्थाएं हैं जो इन्वायरमेंट के बारे में बात करती हैं। तो एथिक्स के ब्रांचेस आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और एथिक्स का एक जो इमर्स नया ब्रांच है उसको हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल एथिक्स। आजकल रिसर्च और नई स्टडीज में प्रैक्टिकल एथिक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल एथिक्स में हम बहुत सारे एथिक्स की बात कर सकते हैं। जैसे मेडिकल एथिक्स एक ब्रांच है इसका, इन्वायरमेंटल एथिक्स इसका एक ब्रांच है। आप देख सकते हैं कि लैंड एथिक्स, लियोपार्डो ने लैंड एथिक्स की बात की थी, वो भी इसका एक ब्रांच है। यानी कि पूरे इकोसिस्टम के राइट्स की बात, इकोसिस्टम के राइट्स की बात, यानी इकोसिस्टम के कंपोनेंट, लिविंग, नॉन लिविंग, मतलब जीवित और अजीवित दोनों कंपोनेंट्स के अधिकारों की सुरक्षा की, इन सब की बात भी अब एथिक्स में होने लगी है। एक टाइम था जब हम एथिक्स को एथिका यानी कि से लेते थे और हम कहते थे कि ये वॉलेंट्री एक्शन का बात करता है केवल, और वहाँ पे हमने ह्यूमन बींग्स को ही सेंटर में डाल दिया था। यानी कि आप कह सकते हो कि ह्यूमन बींग्स को ही इंट्रिंसिक वैल्यू दिया था। एक सामान्य शब्द में समझाऊं तो मानव को हमने केंद्र में स्थान दिया और उसके आधार पर बाकी चीजों को परिभाषित करने की कोशिश की। यानी जो मनुष्य के लिए अच्छा है वो ही सही है, मतलब नैतिक नियम वही होने चाहिए जो मानव को फायदा पहुंचाते हो। पर धीरे धीरे हमने देखा कि ये चीज हमारे इकोसिस्टम को, हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहा है, और इस डिग्रेडेशन का एडवर्स इफेक्ट फिर ह्यूमन बींग्स पे ही पड़ रहा है। तो हमने सोचा कि अब जो है एथिक्स के केंद्र में सिर्फ ह्यूमन बींग नहीं,
पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए। और इकोसिस्टम का मतलब हुआ कि पूरे जीवित और अजीवित जितने भी कंपोनेंट हैं, जीवित कंपोनेंट क्या हैं? एनिमल, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स, जो भी आप बर्ड्स हैं, ठीक है, सारे एनिमल्स आप देख सकते हो, ये हो जाएंगे। और नॉन लिविंग में आप मान लो कि लैंड है, रिवर है, यू कैन से माउंटेन्स हैं, तो इनके भी अपने अधिकार होते हैं। तो इस तरीके से एथिक्स आज की डेट में एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। शायद ही कोई ऐसा एरिया आज के समय का है जो एथिक्स छूता है। तो ये बहुत ही ज्वलंत चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग। वी विल रीड इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एक जो चौथा एस्पेक्ट है वो हम इसमें देखते हैं। हमने आपको शुरू में बताया था कि हम लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक, फिलोसफी को पढ़ने के लिए एक जो एस्पेक्ट हमने दिया कि हम लॉजिक की बात करेंगे या तर्कशास्त्र। जैसे दर्शन शास्त्र को हमने एक तरीके से पढ़ा, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, नीति शास्त्र और तर्कशास्त्र। तो अब हम तर्कशास्त्र में चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होता है। तर्कशास्त्र या लॉजिक, बेसिकली हम कह सकते हैं लॉजिक इज द साइंस ऑफ लॉज ऑफ थॉट्स। मतलब तर्कशास्त्र जो है वो विचारों के विज्ञान का या विचार के नियमों का एक विज्ञान है, ठीक है। तो इस तरीके से हम तर्कशास्त्र को परिभाषित कर सकते हैं। तर्कशास्त्र तर्क करने की कला है। लॉजिक इज द आर्ट ऑफ रीजनिंग, यू कैन से। अभी हम इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि रीजनिंग क्या होती है और लॉजिक से कैसे संबद्ध है ये। सबसे पहले हमें एक छोटी सी बात समझनी होगी कि ज्ञान क्या होता है। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज क्या हो? नॉलेज कितने तरीके का होता है? तो नॉलेज दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट नॉलेज क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको कहते हैं, मतलब जिसको हम देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे उजाला है, तो आप ये मानोगे कि लाइट होगी, यहाँ पे प्रकाश कहीं से आ रहा होगा, तो आप यहाँ उजाला देख रहे हो, इसलिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है जो हम अनुमान करते हैं किसी चीज का। जैसे मान लो कि आप रात में आप कहीं बैठे हो और पानी बरसने की आवाज नहीं आ रही है, तो आप अनुमान कर लोगे कि बारिश नहीं हो रही है। तो लॉजिक जो है वो तर्कशास्त्र अप्रत्यक्ष ज्ञान की स्टडी करता है। लॉजिक का विषय क्षेत्र जो होता है वो अप्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ होता है। अप्रत्यक्ष ज्ञान को भी कैसे प्राप्त किया जाए, इसके विषय में ये दो तरीके से स्टडी करता है। एक करता है ये निगमन की विधि के द्वारा, यानी कि डिडक्टिव मेथड, और दूसरे तरीके की ये स्टडी करता है आगमन की विधि के द्वारा, यानी कि इंडक्टिव मेथड, ठीक है। तो निगमन विधि और आगमन विधि दो तरीके से ये अप्रत्यक्ष या आप कह सकते हो परोक्ष ज्ञान या इनडायरेक्ट नॉलेज को रीड करता है। अब हम देख सकते हैं कि लॉजिक में हम पढ़ते क्या है। बेसिकली लॉजिक का क्षेत्र क्या होता है। तो लॉजिक का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये थोड़ा मैथमेटिकल होता है, थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। और लॉजिक में हम आर्गुमेंट्स, प्रोपोजिशन यानी कि तर्कवाक्य, युक्ति, इन सब के बारे में बात करते हैं। तर्कवाक्य क्या होता है, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पर आज मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, ये मैंने दर्शन शास्त्र की एक
समुचित रूपरेखा आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक इस विषय का जो लाभ है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो दर्शन शास्त्र पढ़ने से आपको एथिक्स का फुल नॉलेज होता है, और आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या जो भी आप ऐसे एग्जाम्स देखते हो, उसमें मेंस में एक पेपर पूरा कंप्लीट लॉजिक बेस्ड होता है। प्रीलिम्स में मेंस में कंप्लीट पेपर जो होता है एथिक्स बेस्ड होता है, और प्रीलिम्स में एक पेपर जो आपका सीसेट का होता है उसमें लॉजिक और रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। आप एसएससी, बैंकिंग, नेट के एग्जाम्स कहीं भी देखो, फिलॉसफी से लॉजिक और एथिक्स के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। और एज अ सब्जेक्ट फिलॉसफी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहते हो तो इसके वहाँ भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। तो आई होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि दर्शन शास्त्र क्या है, इसे कैसे पढ़ना है और इसके पढ़ने के फायदे क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दर्शन शास्त्र के हर एक एस्पेक्ट की, यानी कि हर डायमेंशन की, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, एथिक्स एंड लॉजिक की अलग अलग व्याख्या करेंगे। और तब तक के लिए बाय, सी यू।